Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammad Zia. We are doing this our medieval history lecture series और आज हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 11 पे और आज हम कुछ डिफरेंट बात करेंगे। ये टॉपिक ऑल्दो मैंने पिछले जब हमने medieval हिस्ट्री की बात की तब कवर अप नहीं किया था और there was some demands from your side कि सर we should cover this also and I said okay हम इसको भी डिस्कस करेंगे एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रीजनल किंगडम्स क्योंकि ये जो ट्रांजिशन था ट्रांजिशन फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू मुगल एम्पायर ये इतना इजी नहीं था। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा था स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग साउथ? क्योंकि साउथ को हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया जब हमने बात की थी किसकी, विजयनगर एंड बहामनी किंगडम की। जब हमने इनकी बात की थी तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर थ्री फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ से जो सेंट्रल एशिया का रास्ता था वो निकल के आ रहा था। ईस्ट एक डिफरेंट टेरिटरी, बिल्कुल डिफरेंट लोग, कम्युनिकेशन डिफरेंट था लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और नॉर्थ वेस्ट बेसिकली हम बात करेंगे राजस्थान एंड गुजरात की, क्योंकि फ्रॉम दिल्ली, इफ आई ड्रॉ दिस मैप, लेट्स से सो दिस इज दिल्ली एंड इफ यू हैव टू गो एंड मेक यूज ऑफ द सी पोर्ट्स, तो इन बंदरगाहों का, इन हार्बर्स का अगर आपको यूज करना है तो नॉर्थ वेस्ट पे कंट्रोल बहुत जरूरी था, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आई होप यू विल गेन फ्रॉम इट। थोड़ा सा ऑफ द लीग टॉपिक है, बहुत सारे उसमें कवर अप नहीं करते हैं, बट I'll give my whole time to this and we'll try to cover this as much as possible. तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया की या ईस्टर्न इंडिया की। और उन सब में हम तीन मेजर जो हम प्रोविंसेस देखेंगे वो है बंगाल, असम एंड उड़ीसा। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री। फर्स्ट हम बात करते हैं बंगाल की। नो डाउट जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इन अप्रैल 2021, आई एम सॉरी, सो बंगाल इज द मोस्ट डिस्कस्ड एंड डिबेटेड स्टेट एज ऑफ नाउ। सो हम भी शुरुआत बंगाल से ही करते हैं। और बंगाल का कंटेक्स्ट देखें अगर, तो दिल्ली की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो बंगाल को ऑक्यूपाई करे, बंगाल के ऊपर कंट्रोल करे, and this has been since ages. And when I'm talking about this, that Bengal had been frequently independent of the control of Delhi. ये हम medieval, हम 13th to 15th century के दौर की बात कर रहे हैं। So the reason is distance है, climate है, and much of its communication, अगर आप बंगाल में देखोगे, it is much of the communication is dependent on the waterways. और Turkish ruler were unfamiliar with these waterways, so that was the reason why Bengal was मतलब on and off वो out of control ही रहा दिल्ली के कंटेक्स्ट में। वन ऑफ द नोबल्स इलियास खान, अब एक ये यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये जो इलियास खान थे ये एक इम्पॉर्टेंट नोबल थे और इन्होंने लखनौती और सोनारगांव को कैप्चर किया और खुद टाइटल ले लिया सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान का एंड he became the ruler. पहले उसने, और उसके बाद जो है फ्रॉम द मतलब वहां से वेस्ट की तरफ तिरहुट से लेके चंपारण, गोरखपुर अप टू बनारस, तो आप देख सकते हो बंगाल से कहानी शुरू होती है और बनारस पे आके खत्म होती है। एंड हिस्ट्री इज लाइक रिपीटिंग इटसेल्फ। सो दिस फोर्स्ड, अब ये किस दौर, ये किसके कंटेम्पररी था? ये फिरोज तुगलक के कंटेम्पररी था। और फिरोज तुगलक अपनी सेंट्रल अपना जो कहना चाहिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था। और उसके टाइम पे ये होता है कि बनारस तक जो है ये सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान जो है ये बनारस तक आ जाता है। तो फिरोज तुगलक जो है इसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू करते हैं एंड he occupied the Bengali capital Pandua and then forced इलियास, मतलब फिरोज तुगलक ने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया। खैर
इनके बीच एक ट्रीटी होती है कि ठीक है, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, और कोसी, द सॉरो ऑफ बिहार, वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द टू किंगडम्स। तो फिरोज तुगलक ने कहा कि ठीक है, हमारे और तुम्हारे बीच जो रिवर है वो है कोसी। सो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेंड रिलेशंस विद दिल्ली enabled इलियास टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर कामरूप, द मॉडर्न असम। तो उसने बोला ठीक है, अब वो वेस्ट में कोसी रिवर के आगे तो नहीं जा सकता, तो उसने बोला ठीक है, इफ आई कांट लुक वेस्ट, लुक ईस्ट। और उसने ईस्ट में देखा तो क्या था? असम। ईस्ट में क्या था? असम। सो जस्ट अ मोमेंट। सो फिरोज तुगलक ने दोबारा बंगाल पे, क्योंकि ट्रीटी किसके साथ थी? इलियास के साथ थी। तो जब इलियास की मृत्यु हो गई, व्हेन ही डाइड, हिज सन सिकंदर सक्सीडेड द थ्रोन। फिरोज तुगलक ने कहा आई एम कमिंग, एंड दिस टू व्हेन ही सक्सीडेड द थ्रोन। बट जिसको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहना चाहिए, या मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ इलियास शाह वाज रियासुद्दीन आजम शाह, और ही वाज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड ही वॉज, मतलब जस्टिस कह लीजिए, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एंड पर्शियन पोएट हाफिज ऑफ शिराज के साथ उनके, ही इज वेरी फेमस पोएट पर्शियन। तो उसके साथ, और उसके रिलेशन सिर्फ पर्शियंस के साथ नहीं थे, चाइनीज के साथ भी अच्छे थे। एंड चित्तगोंग आज के दौर में बांग्लादेश में, it was very flourishing port for trade with China, and इन लोगों ने नो डाउट पंडवा और गौड़, जो उस वक्त के इम्पोर्टेंट शहर थे बंगाल में, कलकत्ता तो खैर था ही नहीं, क्योंकि ना कलकत्ता था ना मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद बहुत आगे जाके आएगा, और कलकत्ता अंग्रेज बसाएंगे। तो ये उस वक्त के पंडवा कह लीजिए, गौड़ कह लीजिए, ये उस वक्त इम्पोर्टेंट शहर थे, इम्पोर्टेंट रादर द कैपिटल्स एट डिफरेंट टाइम्स। सो इन लोगों ने उन कैपिटल्स को भी इम्पोर्टेंट मेजर बिल्डिंग्स और इन सारी चीज़ों के साथ फ्लरिश किया, एंड सच मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स वर बिल्ट आउट देयर। दे ऑल्सो पैट्रनाइज्ड बंगाली लैंग्वेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम बंगाल की बात करते हैं, the Bangla literature, it is having a very important place. So the celebrated poet Maladhar Basu, and he is the compiler of Shri Krishna Vijay, and he, like Maladhar Basu was given the title of Gunaraja Khan. So Khan जो है पहले important उस दौर में, जो कहना चाहिए नोबल्स होते थे, या तो वो टाइटल होता था, it was like an honor. So this was Gunaraja Khan was given to this person Maladhar Basu. But the most significant period for growth of the Bengali language, or Bangla as a language, was under the rule of Alauddin Hussain. Now this Alauddin Hussain, first of all, the major reason why this happened, because he adopted a liberal policy by offering high offices to Hindu, और चाहे चीफ फिजिशियन हो, बॉडीगार्ड हो, मास्टर ऑफ द मिंट, दे वर ऑल हिंदूज। सो यहाँ पे एक सेक्युलर वो आता है, या हम कहें तो एक सेग्रीगेशन होता है, एक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, एंड दस दिस वॉज लाइक अ गुड पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसी दौर की बात है, रूप और सनातन, ये वैष्णवाइट पोएट्स थे, और सेंट्स भी थे, so they got the high posts, and the Sultan also said to have shown great respect to the famous Vaishnavite saint Sri Chaitanya. So उस दौर में श्री चैतन्य थे, और जैसा हम आगे जब भक्तिज्म वाला पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शैविज्म और भक्तिज्म, वैष्णविज्म, आई एम सॉरी, ये इंपॉर्टेंट कल्ट्स होंगे भक्ति मूवमेंट के। तो एक वैष्णवाई सेंट जो बहुत ही प्रोमिनेंट वैष्णवाई सेंट थे, श्री चैतन्य, उनको भी उस दौर के थे, और उनको काफ़ी कुछ ऑनर और रिस्पेक्ट इनके दौर में मिला।
So this was about Bengal. आपको सी इससे ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट वॉट एवर आई हैव टोल्ड इज इनफ हियर, सो नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस. और विल जस्ट सी ऑल द किंगडम्स, क्योंकि भी असम भी है, फिर हम आगे चल के देखेंगे, हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, बहुत सारे ऐसे किंगडम्स है. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू द इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ एवरी प्रोविंस और किंगडम एज सच, रादर हम ब्रीफली उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो अब हम बात करेंगे किसकी. वी आर मूविंग ईस्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट असम. इट वॉज देयर वर टू किंगडम्स बेसिकली. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है. एक था कमाटा, also called as the Kamrup by the writers of the time, and was in the west, and Ahom kingdoms or Ahom kingdoms in the east. Ahoms कौन थे? Ahoms was a Mongoloid tribe from North Burma and had succeeded in establishing a powerful kingdom in the 13th century. तो पहले ये Mongolites थे, फिर later they Hinduized, and in course of time and name Assam is derived from them. So यही Ahom से आसाम जो है डिराइव होता है. हमने देखा कि इलियास शाह ने क्या किया था. इलियास शाह ने जब वो कोसी वाली ट्रीटी हो जाती है फिरोज तुगलक के साथ, तो वो क्या कहता है, लुक ईस्ट. तो उसने कामटा एंड यानी कि उसने कामरूप की तरफ, आसाम की तरफ देखा और he penetrated up to Guwahati. However, he could not hold up the area, or the river Karotaya was accepted as northeast boundary of the Bengal. तो ये एक important, so काराटोया रिवर और इधर कोसी. सो ये कहीं ना कहीं कोसी से लेके काराटोया तक जो है ये एक एक्सटेंट हो जाता है बंगाल का. रूलर्स ऑफ कामटा वर ग्रेजुअली एबल टू रिकवर मेनी ऑफ द एरियाज इन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर एंड द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली वर. और जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम आसाम का नाम लेते हैं तो ब्रह्मपुत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रह्मपुत्र वैली को उस टाइम जो है रूल कर रहे थे सुंगमुंग रूलर्स, एंड दे वर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असम रूलर्स. एंड उसने अपना नाम बदल के स्वर्ग नारायण किया, बिकॉज दिस मोंगोलाइट्स, दिस इज मोर अ मोंगोलाइट नेम, और मोंगोलाइट से जो हिंदुआइजेशन होता है तो वहाँ पे अपना नाम वो चेंज करता है. He not only repulsed Muslim attack but also extended his kingdom in all directions. So important Vaishnavite reformer Shankardeva belonged to his time and played an important role in Vaishnavism in the area. So आप देखोगे कि जो हिंदुइज्म बेसिकली नॉर्थ इंडिया में है, या जो कहना चाहिए यूपी में है, और जो हिंदुइज्म का एक फ्लेवर आपको बंगाल की तरफ दिखेगा या आसाम की तरफ दिखेगा, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट. एंड द रीज़न इज़ द सेम, क्योंकि यहाँ कृष्ण की भक्ति थी, कहीं शिव की भक्ति थी, कहीं विष्णु की भक्ति थी, और इसी ने जो है डिफरेंट फ्लेवर दिया टू द रिलीजन, स्पेशली इन द रीजन्स. एक और इम्पॉर्टेंट किंगडम उस दौर का, और अब बात करते हैं उड़ीसा की. During the period of Sultanate rule, means Delhi Sultanate rule over Bengal, the Ganga rulers of Orissa had raided Radha, the south of Bengal, and even made an attempt to conquest of Lakhnauti. तो जो उड़ीसा में उस वक्त कौन रूलर्स थे? गंगा रूलर्स थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नॉर्थ, सो उनका नॉर्थ इज साउथ बंगाल, एंड लखनौती तक आने की उन्होंने कोशिश की. At the beginning of his reign, Ilyas Shah raided Jajnagar. ये इलियास शाह again important, so he raided Jajnagar in Odisha in 1360. While he was returning his Bengal campaign, Firoz Tughlaq also raided Odisha, क्योंकि इनके बीच तो पहले ट्रीटी हो गई कि भैया आपस में सेट कर लेते हैं. और इसी दौरान क्या होता है कि जो गंगा रूलर्स थे, जो गंगा डायनेस्टी थी, उसको वो हटती है, एंड a new dynasty called the Gajpati dynasty came into force. The Gajpati rules marks a brilliant phase, and that marks a brilliant phase in the history of Odisha. The rulers were great builders and warriors, and they were mainly instrumental in extending their rule in south towards Karnataka. तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये यहाँ उड़ीसा, तो इस पहले इन्होंने नॉर्थ की कोशिश की, लेकिन नॉर्थ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उन्होंने क्या किया, दे मूव्ड इन दिस डायरेक्शन. सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ बट वेरी इंपॉर्टेंट
इंट्रोडक्शन अबाउट ईस्ट, और अब ईस्ट से चलते हैं वेस्टर्न इंडिया और अब बात करते हैं गुजरात, मालवा, मेवाड़ की। तीन इंपॉर्टेंट वेस्टर्न इंडिया के किंगडम्स। इंपॉर्टेंस इनका ये है कि इनके होने से या इनके ऊपर कंट्रोल दिल्ली के लिए खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रास्ता थे, मुस्लिम रूल था, तो हज के पे जाने के लिए भी जो रास्ता था वो इन्हीं किंगडम से होके जाता था, स्पेशली मेवाड़ और गुजरात। मालवा इज एन एमपी। और दूसरी चीज ये कि मालवा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ डिवाइड का काम कर रहा था, जो हमने कई बार देखा कि बहुत से ऐसे राजा थे, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखा है कि उन्होंने नर्मदा नदी के किनारों पे बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, और नर्मदा नदी क्रॉस करना वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी रूलर। जैसे अकबर ये उतना अच्छे से नहीं कर पाए, खिलजी कर पाए थे, अकबर नहीं कर पाए, फिर औरंगजेब ने किया। अभी तो इसलिए ये जो एक कहना चाहिए एक फ्रंटियर जोन सॉर्ट ऑफ बन जाता है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट का जोन है और बना रहा, और इसकी वजह से जो कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ रूल था उसने इस पूरे रीजन की जो इक्वेशन थी, द बैलेंस ऑफ पावर था, वो भी यही डिसाइड कर रहा था। गुजरात की बात करें, सो नो डाउट गुजरात फेमस फॉर its handicrafts, flourishing seaports, richness of its soil, and अगर गुजरात एज अ प्रोविंस की बात करें तो गुजरात वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस इन द दिल्ली सल्तनत। अब ये इसका इम्पोर्टेंस कैसे था? इट वाज नॉट टिल 1407 जब जफर खान फॉर्मली प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द रूलर, और उसने अपने आप को मुजफ्फर शाह का टाइटल दिया। मतलब ये दिल्ली सल्तनत से इन्होंने अपने आप को अलहदा किया, अपने आप को अलग किया। But the real founder of Gujarat as a province, as a kingdom, was Ahmad Shah I in 1411 to 1443, and he was the grandson of Muzaffar Shah. सबसे पहले Ahmad Shah Ahmedabad, so he shifted the capital from Patan in Gujarat to Ahmedabad, whose foundation was laid in 1413. So Ahmad Shah I was the one who founded the city of Ahmedabad. No doubt, he was a great builder, beautified town. अहमदाबाद में अपने आप में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस एंड बाजार्स, मॉस्क, मदरसाज हैं, जामा मस्जिद इन अहमदाबाद, 3 दरवाज़ा। इट्स वेरी स्ट्रीट साइड शॉपिंग अगर आपको कभी अहमदाबाद में करनी हो, इट्स अ गुड प्लेस टू गो। आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट almost a decade earlier. People from Gujarat will tell it better, Ahmedabad will tell it better. But yes, no doubt this Teen Darwaza are the fine examples of architecture during this time. He attacked Sidhpur or Sirpur, the famous Hindu pilgrim center, and leveled up to the ground many beautiful temples there. So ये चल रहा था. He imposed jizya on Hindus in Gujarat, which had never been imposed on them earlier. He was so strict in his justice that he had his own son-in-law executed in the marketplace for the murder he had committed. तो मंदिर गिराए, जजिया इम्पोज किया, लेकिन justice was like prevailed. So it was not like that he was just doing all these things, but yes, justice also prevailed. He subordinated the powerful fort of Idar and brought Rajput states of Jhalawar, Bundi and Dungarpur under his control. So ये जो सदर्न राजस्थान का जो इलाका है उसको उसने अपने कंट्रोल में वो लेके आया। मुजफ्फर शाह who defeated and imprisoned होशंग शाह, the ruler of Malwa, तो ये आपस में भी लड़ रहे थे। ऐसा मतलब it was not like that some communal, yes there were certain communal angles but not as such. So ये आपस में भी लड़ रहे थे। खैर, उसके बाद महमूद बेगड़ा और बेगरहा, whatever you want to pronounce, तो he was a very famous, he ruled over almost 50 years from 1159 to 1511, and उसे बेगढ़ा इसलिए कहा जाता था because he captured 2 of the most powerful forts, Girnar in Saurashtra, now in Junagadh, and Champaner in South Gujarat, वही लगान वाला चंपानेर. So these were 2 important forts that he captured. So this was Muhammad Begadha. Be means 2 in Gujarati, not Urdu wala. When we are using
मतलब उर्दू में जब बे एज अ प्रीफिक्स लगता है तो इट मीन्स विदाउट, बेअदब, बेशऊर, समथिंग लाइक दिस. बट इन गुजराती बे मीन्स टू, तो दो फोर्ट, दैट्स व्हाई बेगड़ा. And then the Sultan, he founded the at the foothill of a new town, Mustafabad, उसने establish किया. He built many lofty buildings out there and became the second capital of Gujarat. During his reign, he sacked Dwarka mainly because it harbored pirates on the pilgrim traffic to Makkah. तो वो वहाँ पे जो मक्का के लिए जो हज का रास्ता था उसमें बहुत सारे ऐसे पायरेट्स और ये लोग थे जो दे वर लाइक रॉबरी और ये सारी चीजें हो रही थी. सो ही sacked Dwarka also. Then he constructed another important town, Mahmudabad, near Champaner, and he laid out many fine gardens out there. So he also had to deal with the Portuguese who were interfering with Gujarat's trade with the countries of West Asia. क्योंकि पोर्चुगीज के आने की वजह ही यही थी क्योंकि जो वेस्ट एशियन यहाँ से ये वाला जो ट्रेड था यहाँ पे आप देखोगे ये वेस्ट एशिया वाला रीजन आ जाता है. और ये वेस्ट एशियंस क्या कर रहे थे, यहाँ से आते थे, ट्रेड करते थे, वेस्ट एशिया में लाते थे और वहां से जो है यूरोप ले जाते थे, जिसकी वजह से दे वर अर्निंग इनॉर्मस प्रॉफिट. पोर्चुगीज को यही दिखा कि ये हमको तो ऑल सीजन रोड नहीं मिलता इधर सेंट्रल एशिया से, लेकिन बिकॉज ये सी रूट डायरेक्ट ले लेते हैं तो दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट. अब ये सी रूट तो उनको पॉसिबल था नहीं कि वो यूरोप से लेते, तो उन्होंने फिर वो अराउंड द केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा, वो वाला जो है सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया. खैर, सो ही जॉइंड हैंड्स विद द रूलर्स ऑफ इजिप्ट टू चेक पोर्चुगीज नेवल पावर बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल. तो ये एक अलग कहानी चल रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है जब पोर्चुगीज या पोर्चुगीज वहाँ सस्ते में बेचते अगर वो डायरेक्ट आ जाते तो, और यही यूरोप चाहता था कि उनको जो इंडिया का ट्रेड है वो सस्ते में मिले, चीप मिले, बिकॉज अरब्स वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट. सो ही Mahmud Begda, he tried to join hands with Egyptian ruler, but he was not successful in this. Then, during his long and peaceful reign, trade and commerce obviously prospered. Caravanserai jo the, for the comfort of the travelers that were constructed. Many works were translated from Arabic to Persian, and his court poet was Uday Raja, who used to compose in Sanskrit. Under his rule, Gujarat reached its maximum limit and emerged as one of the most powerful and well-administered state in the country. So ये एक important point है about Gujarat कि ये वो दौर था कि हाँ obviously देखो trade and commerce अगर flourish करेगा तो administration अपने आप अच्छा हो जाएगा, और both go hand in hand. मतलब दोनों में से एक भी खराब होगा तो दूसरा जो है अपने आप जो है वो हैम्पर हो जाता है. बात करते हैं मालवा और मेवाड़ की. अब मालवा जो है वो नर्मदा और तापी के बीच जो है वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, आज के दौर में मध्य प्रदेश में है. और जो ट्रंक रोड्स बिटवीन गुजरात एंड नॉर्थ इंडिया एंड आल्सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मैंने आपको पहले बताया कि इट वाज लाइक बफर बिटवीन, और नॉट बफर बट यस इट वाज द बॉर्डर लाइन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया. एंड इट हैज टू बी क्योंकि ये एक तरीके से बैरियर था गुजरात, मेवाड़, बहामनी किंगडम, लोधी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, इन सब के बीच. एंड ड्यूरिंग 15th century the kingdom of Malwa remained at the height of its glory. The capital was shifted from Dhar to Mandu. Mandu is a beautiful place to visit. इंदौर से थोड़ा सा आगे है, and if you any one of you get a chance to visit there, that's a good place to visit. Forts अच्छे हैं and natural beauty, it's great, and here the rulers of Malwa constructed large number of buildings. Mandu का architecture is massive and one of the finest architectural marvels, though not very well कहना चाहिए, इनका ज़्यादा publicity नहीं होती, but yes, this जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, ये बहुत important है. And early rulers of Malwa, होशंग शाह जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई, so he adopted a broad policy of religious toleration. As such वहाँ कुछ communal नहीं था. Two of the elder brothers of Rana Mokal of Mewar were granted Jagirs in Malwa.
Hoshang Shah extended his patronage to Jains, who were the principal commercial merchants and bankers of the area. तो इकोनॉमी को भी चला रहे थे. देन हिज राइज ऑफ मेवाड़ ड्यूरिंग 15th सेंचुरी. और ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और ये विजयनगर, नॉट विजयनगर बट द बहामनी किंगडम एट सच, सो ये इनके बीच जो एक पॉलिटिकल बैलेंस और पॉलिटिकल कहानी जो चली आ रही थी, उसके लिए ये दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेवाड़ वाज एन इम्पॉर्टेंट. अब क्या होता है, इधर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर को ऑक्यूपाई करते हैं. द पावर्स ऑफ चौहान इन द राजपूताना हैड फाइनली कम टू एन एंड. यहाँ से जैसे ही ये जो रणथंभौर या जो चौहान्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यू स्टेट्स मारवाड़ विद इट्स कैपिटल एट जोधपुर वाज फाउंडेड इन 1465. बहुत सारे ऐसे आते हैं. अनदर स्टेट वाज लाइक द मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी ऑफ नागौर. तो ये भी एक नए स्टेट्स निकल के आते हैं. मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं. उसके रणथंभौर जब अलाउद्दीन खिलजी जो है चौहान से लेता है, तो उसके बाद से ये कहानी बदलती है एंड मेवाड़ केम इनटू existence. In the early history, the state of Mewar is obscure, though dated back to 18th century, 8th century, I'm sorry. और the most important ruler, जो prominent ruler हैं जिनकी हम बात करें, तो वो राणा कुंभा हैं 1433 से 68 तक. और गुजरात और मालवा जो है वो इट वाज मोस्टली इनके साथ इनके जो पूरा ये वाला जो रीन रहा, इनका जो पूरा शासनकाल रहा राणा कुंभा का, वो मोस्टली किस चीज़ से डोमिनेट करता रहा कि वो जो गुजरात और मालवा के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट थे उससे. एंड सिर्फ वहाँ नहीं, मारवाड़ के जो राठौर थे उनके साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. Marwar was under Mewar's occupation, but soon it became independent after the successful struggle waged under the leadership of Rao Jodha. And at Soli Pass, from all sides, Rana was largely able to maintain his position in Mewar. And Rana Kumbha खुद एक learned, he was a learned person. और उनकी कई किताबें आज भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. And his palace, Rajasthan is known for its palaces. So his palace, especially the Victory Tower, the Kirti Stambh, and the Chittor, जो वहाँ पे which he built at Chittor, was one of the symbol that yes, he was a very enthusiastic builder. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. He was murdered by his own son Uda. So Uda, obviously he wanted to gain throne. But again, Marwar जो है, मेवाड़ जो है वो फिर से जो एक important position hold करेगा 1508 में, जब राणा सांगा, who was the grandson of कुंभा, वो जब मेवाड़ की गद्दी पे बैठेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बिटवीन ये जो दो हम कह सकते हैं ना इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मेवाड़ इज द फॉल ऑफ द डेथ ऑफ कुंभा एंड द राइज ऑफ सांगा वाज द रैपिड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ मालवा. तो मालवा जो है कहना चाहिए डिसइंटीग्रेट हो जाता है तब तक. 1517 Rana defeated Mahmud II and carried him as a prisoner to Chittor, but it is claimed that he released after 6 months. और ईस्टर्न मालवा इंक्लूडिंग चंदेरी और ये सब राणा सांगा के लॉर्डशिप में आ जाता है. इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ को इन्वेड करने की कोशिश की, बट ही वॉज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ राणा सांगा एट खटौली. और लेकिन तब तक क्या था, बाबर जो है वो हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहा था. सो दिस वाज अबाउट वेस्ट, गुजरात, मालवा और मेवाड़. एंड वहाँ से चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया की अगर बात करेंगे तो शर्क की, नॉर्थ वेस्ट नहीं, सेंट्रल समथिंग यू कैन कॉल दैट रीजन, क्योंकि बेसिकली यहाँ दो इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया के हम दो इम्पॉर्टेंट kingdoms की बात करेंगे, and one of them is Kashmir, another is Jaunpur. So this story of Jaunpur,
तो देखो जौनपुर कह लो, कन्नौज कह लो, ये जो पूरा रीजन है ना, ये हमेशा से एक कहना चाहिए इट्स फाइटिंग, मतलब मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। एंड क्योंकि गंगा के दोआब की और गंगा के पानी की सबको जरूरत रहती है, एंड कंट्रोल ओवर अ फर्टाइल लैंड एंड कंट्रोल ओवर अ rich revenue land is always being the dream of any king at any point of time. तो जौनपुर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने गंगा वैली में इंडिपेंडेंस या आज़ादी जो सल्तनत का रूल था was मलिक सरवर, और मलिक सरवर was a prominent noble at the time of फिरोज तुगलक, और उसका वजीर भी रहा। और लेकिन he had been nominated to the eastern areas with the title Malik Sharq. Sharq in Arabic is east, so it's like Sharq is east, Gharb is west, Shumal is north, Junub is south. So these are like directions in Arabic. So Malik Sharq means the Lord of the East, और यहाँ से जो है मलिक सरवर की कहानी शुरू होती है। इसीलिए जो उसके सक्सेसर थे उनको शर्की कहा गया, एंड द शर्की सुल्तान फिक्स देयर कैपिटल एट जौनपुर, which they beautified with magnificent palaces, mosques and mausoleums. इनकी जो they did not just copy the Delhi style of architectural point से important है ये point, that but they created a magnificent style of their own mark by lofty gates and huge arches. So थोड़ा बहुत दिल्ली जैसा architecture आपको मिलेगा, लेकिन वो बहुत फिर भी exact copy नहीं है. It is very much different from the Delhi style of architecture. इनकी बात करें तो no doubt they were the great patrons of learning and culture, and यहाँ पे हम देखेंगे कि जौनपुर एक बहुत important center रहा for scholars and saints, and इसीलिए इसे शिराज of east कहा जाता है। So this Shiraz of the East, अभी शिराज कहाँ है? शिराज है ईरान में, आज भी है, and it is known as the city of gardens, city of poets, और अगर आप शिराज को cultural capital of ईरान भी कह सकते हो। तो obviously they were coming from Persia, और ईरान, फारस जो है वो वहाँ it was the learning center। तो शिराज ऑफ द ईस्ट, और मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखी वो भी जौनपुर में रहते थे। जब ये जौनपुर अपने पीक पे था तो अलीगढ़ से लेके दरभंगा तक, मींस उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक जो है ये इनके उसमें था, एंड उसके अलावा नेपाल से लेके बुंदेलखंड तक। दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ दिस शिराजी किंगडम, और द शर्की किंगडम, और द किंगडम ऑफ जौनपुर। 1484 में क्या हुआ? बहलोल लोधी ही ऑक्यूपाइड जौनपुर एंड नेक्स्ट दिस शर्की किंगडम, और ये फिर बिकेम द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर बात करते हैं कश्मीर की। अब कश्मीर जो है बड़ा ही मतलब नॉट वेरी वेल मेंशन्ड इन हिस्ट्री, नॉट वेरी वेल डिस्कस्ड इन हिस्ट्री रादर। हिस्ट्री एज इन मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में तो कश्मीर काफ़ी है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी कम इसका जिक्र है एज फार एज आर कंटेंट आवर सिलेबस इज कंसर्न। लेकिन यस, नो डाउट कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द नेचुरल बैरियर्स इट हैड, और नो डाउट अ ब्यूटीफुल वैली। फारसी में जो कहा गया है कश्मीर के बारे में कि गर फिरदौस बर्रू ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर की खूबसूरती है। और अगर इसकी हिस्ट्री इस दौर में, ख़ास तौर पे जब हम सल्तनत दौर की बात कर रहे हैं, इसमें हम इनकी देखें तो अलबरूनी ने जब कश्मीर के बारे में लिखा कि उस वक्त कश्मीर जो है वो हिंदू रूलर्स के हाथ में था, लेकिन अगर कोई किसी को पर्सनली जानता भी नहीं था तो इवन ही वाज अ हिंदू, ही वाज नॉट अलाउड। मतलब आप अगर
कुछ उससे मतलब नहीं है आपका रिलीजन क्या है, लेकिन अगर आपको वहाँ इफ यू आर अननोन एंड इफ यू आर नॉट नोन टू एनी ऑफ द नोबल्स देयर, तो बगैर कहना चाहिए कि जुगाड़ या कश्मीर में एंट्री नहीं होती थी तब. And the situation changed with the ending of the Hindu rule and the middle of the 14th century. 1320 में there was Mongol leader Dalucha, उसने जो है वो अटैक किया और उसके बाद से सिचुएशन चेंज होना शुरू होती है. करीब उसके 100 साल बाद ज़ैनुल आबिदीन considered one of the no, not one but the greatest ruler of Muslim monarchs of Kashmir, ज़ैनुल आबिदीन नाम याद रखिएगा. He ascended the throne और इसी दौर में सूफिज्म और ऋषि जो एक हिंदुइज्म और इस्लाम का कंबाइंड एक कहना चाहिए मिस्टिक रिलीजन तो नहीं, हाँ एक द वे टू रीच द ऑलमाइटी, और यहाँ पे ये शुरू होता है. लेकिन सिकंदर शाह का जब दौर शुरू होता है तो परसिक्यूशन ऑफ ब्राह्मण शुरू होता है. तो कश्मीरी पंडितों का जो परसिक्यूशन है वो कोई 90s में विच इज़ वेरी मच फेमस, लेकिन ये पहले भी हो चुका है. और 1398 to 1413 he that all Brahmins learned Hindus either you should become Muslim or you should leave the leave the valley, or their temples were to be destroyed and the idols of जो भी सोने चांदी की मूर्तियां थी उनको जो है पिघला के they were to be used as currency. और ये किंग खुद नहीं कर रहा था, सुहा भट्ट नाम का एक उनका मिनिस्टर था, वो कर रहा था. लेकिन जब 1420 में ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, सो व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट, बिकॉज जैसे ही वो आता है उसने ये जो इस टाइम पीरियड में so ये सारे जितने ये ऑर्डर्स थे ये सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं. एंड ही ब्रॉट बैक जितने भी लोग, सो वो काम जो शायद आज़ाद हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया वो हुआ. The rehabilitations of the non-Muslims who have fled, the Brahmins who have left Kashmir, and this person Zainul Abidin, he continued the policy of broad toleration. Temples were restored, abolished jizya, cow slaughter, and sati के ऊपर ban was considered to be an attack on the religion. तो वो वापस लिया. So basically ये जो सारा चीज थी, it was more tolerant, and that is why he is considered to be the greatest ruler of Muslim monarchs in Kashmir. Then not just Hindus occupied a very, so उन्होंने वापस बुलाया, rehabilitate नहीं, restore किया rather, और many high offices in his ministries were occupied by Hindus. Shriya Bhatt जो है, he was a minister of justice, a court. His first two queens were Hindu, and being the daughters of Raja of Jammu, तो उनके राजा of Jammu की बेटियों से उसने शादी की. They were the mothers of all his four sons. He himself was a learned man, and he was very well versed in Persian, Kashmiri, संस्कृत एंड तिब्बतन लैंग्वेज, और संस्कृत और पर्शियन स्कॉलर्स को उसने अपना जो है पूरा पैटर्नेज जो भी सपोर्ट होता है वो दिया. इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि महाभारत का भी पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ, और काल्हान ने जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो राज तरंगिनी है, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उसने समरकंद जहाँ से बाबर आएगा वहाँ से उसने पेपर मेकिंग और बुक बाइंडिंग की तक टेक्निक सीखने के लिए लोग भेजे. मीन्स ही वाज ऑफ विजन. वन ऑफ द मतलब engineering achievement was Zanlanka, means the artificial island in the Wular Lake. He's still called the Badshah, the Badshah. Bad means bada by the Kashmiris. Though not a great warrior, लेकिन फिर भी उसने मंगोल इन्वेजन ऑफ लद्दाख को जो है वो डिफेंड किया. बल्तिस्तान अब ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, कॉल्ड तिब्बत बुजुर्ग. अब गलगिट एंड बल्तिस्तान अगर कभी आप नेट पे सर्च करोगे, ऑल्दो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन शायद और ज़्यादा खूबसूरत जगह है. कश्मीर वैली की
जो उस बल्तिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुंजा वैली है. हुंजा वैली बहुत खूबसूरत है. So these are the places which this was the beauty of Kashmir, and he द कश्मीरी किंगडम को यूनिफाइड करने में जम्मू राजौरी इस हिस्से को, तो वो जम्मू एंड कश्मीर को, जो कश्मीर को और जम्मू को जो यूनाइट करने वाला एलिमेंट था वो ज़ैनुल आबदीन के दौर का था. और यहाँ के बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि कश्मीर और जो दूसरे प्रोविंशियल किंगडम्स, जो रीजनल किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं, दे ऑल बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर लेटर ऑन, क्योंकि ऑब्वियसली ये दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी चल रहे थे. लेकिन by the time Babur will knock the gates, and within just 30 years of Babur, Akbar's rule will come in, और उसके बाद जो है there will be a consolidation of India that will be under the Mughal Empire. So वो हम आगे देखेंगे. So this was about the regional kingdoms. I hope you liked the video, and आपने इससे कुछ ना कुछ गेन जरूर किया होगा. Thank you for watching, and do like it. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करिए. एंड इफ यू वांट टू विजिट अस, अभी तो खैर एनी टाइम व्हेन देयर इज नो लॉकडाउन, दिस इज आवर एड्रेस, एंड दिस इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन विजिट अस एंड यू कैन सब्सक्राइब टू वेरियस कोर्सेज, वेरियस modules. So stay safe, stay healthy. We are facing the second and the hardest time in the history of this country, the second wave of corona. So take good care of yourself, stay safe, stay healthy. Thank you so much.